देखो, मेहनत सभी स्टूडेंट करते हैं। मान के चलिए कि जैसे 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हो, तो 90% भली भीड़ हो, लेकिन 10% अच्छे बच्चे होते हैं उसमें। अब 5 लाख में से 50,000 वाकई में ठीक होते हैं, और उसमें से 25-30 हजार वाकई में बहुत सीरियसली मेहनत करते हैं। और अंत में चयन 5-7% का भी नहीं हो पाता, क्योंकि सीट बहुत कम होती है, आपको पता है। और इन दिनों सीट निरंतर कम होती जा रही है। रीजंस क्या है वो नहीं पता हमें, बट भविष्य में हो सकता है कि नियमित भर्तियां हो, इस वजह से ये सीटें कम कर देंगे, ताकि सालाना वैकेंसीज आती रहेगी, शायद ऐसा ही कुछ होगा। तो मेहनत के साथ में समझदार होना भी बहुत जरूरी होता है एक चयन के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर विद्यार्थी समझदार नहीं है, तो न तो वो सही मटेरियल चयन कर सकता। अगर विद्यार्थी समझदार नहीं है, तो वो हर किसी के बातों में आ जाएगा। मार्केट का कोई भी स्टूडेंट उसको भ्रमित कर सकता है। लेने कोई और पुस्तक जा रहा था और बीच में मिल गया कोई के नहीं, वो नहीं, वो ठीक है, वो लेके आ गया। अगर विद्यार्थी समझदार नहीं है, तो बाजार के अंदर वो ग्राहक बन के रह जाएगा। अगर विद्यार्थी समझदार नहीं है, तो वो पढ़ाई को भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा, वो करियर के लिए भी इतना समझदार नहीं हो पाएगा। अगर विद्यार्थी समझदार नहीं है, तो परीक्षा हॉल में भी वो गलतियां करेगा। तो समझदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत के साथ साथ में समझदारी आनी चाहिए। समझदारी का मतलब क्या है? समझदारी का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो है वो जो निर्णय ले रहे हो सोच समझ के, वो कोई भी एरा गैरा आके आपका प्रभावित ना करे। आप जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर आप भरोसा कर सके। कोई भी आके आपका अपनी विषय वस्तु पे अविश्वास उत्पन्न ना करे। समझदार वो होता है जिसको पढ़ने के तौर तरीके पता होते हैं कि किस तरह से चीजें करूंगा तो मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ। आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं तो 2 साल बाद, लेकिन रिजल्ट मिल जाता है। तो मेहनत के साथ साथ में समझदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो एक सामान्य सी बातें रहती है बच्चों के मस्तिष्क में कि सर किस तरह से इसको मैनेज करें कि रिवीजन भी टाइम पे हो, चयन भी अच्छे से हो जाए, और साथ साथ में याद भी हो। देखो, हर व्यक्ति के, हर स्टूडेंट की दिमाग की एक क्षमता होती है, और अगर आपको सब कुछ याद हो और आप कभी भूलो ही नहीं, तो ये आपके लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को बुरी चीजें भूलनी पड़ती है, अच्छी चीजें याद रखनी पड़ती है। इसलिए स्मृतियों की इतनी अधिकता अगर होगी और विस्मृत होने की विशेषता नहीं होगी, तो व्यक्ति परेशान होगा। इसलिए सृष्टि ने नियम बनाया है कि हर व्यक्ति भूलता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, और ये साइकिल रहता है। लगभग लगभग किसी भी विषय वस्तु को अगर आप वापस नहीं देखते हैं, तो वो 20-21 दिन के बाद में धुंधली होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं ना कि जब भी आपकी परीक्षा हो, उससे 15 दिन पहले एक बार पूरे सिलेबस एक बार आंखों से निकाल लो। कॉन्फिडेंस भी आता है, एक्यूरेसी भी आती है। तो भूलने की प्रवृत्तियां सब में ही हैं। इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको एक बार पढ़ने के बाद वापस नहीं पढ़ना पड़ता। तो सब भूलते हैं, तो आपको ये चिंता नहीं करनी, केवल आप भूलते हैं, सब भूलते हैं। किसी को भी स्थायी याद नहीं होता। 20-21 दिन का साइकिल है, इस साइकिल में याद रहता है और उसके बाद वापस धुंधला पड़ता है। और 1-2 महीने नहीं देखा तो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल तथ्य ऐसे लगने लगते हैं जैसे पढ़े हुए भी है, नहीं पढ़े हुए भी है। तो एक विद्यार्थी को किस तरह से इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करना चाहिए? देखो, मैं मानता हूं कि एक अच्छी प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। आपको, एक स्टूडेंट को अपनी तैयारी शुरू करने से पहले एक बढ़िया योजना बनानी चाहिए। देखो, योजनाओं के बिना आप लक्ष्य विहीन हैं। आपके पास में बढ़िया प्लानिंग होना चाहिए कि जैसे अभी आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हो, या अध्यापक की कर रहे हो, या व्याख्याता की कर रहे हो, तो आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से काम करना है कि एटलीस्ट 3-4 बार सिलेबस पूरा हो जाए, और बहुत सारा रिवीजन हो जाए, बहुत सारा आपके प्रैक्टिस हो जाए। ये सारी चीजें आपको पहले से एक बढ़िया से योजना बनानी है। देखो, योजना बनाएंगे तभी अपन योजना लागू कर पाएंगे। अगर योजना बनाई ही नहीं है तो लागू क्या कर पाओगे? भले ये योजना आप दिमाग में बनाओ। जैसे
जैसे मैं मान लो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा होता अभी, या सेकंड ग्रेड की कर रहा होता, तो मुझे पता मेरे पास में अभी 7 महीने हैं या 8 महीने हैं या 4 महीने हैं। तो मैं ऐसी प्लानिंग करता कि भाई पहले 4 महीने मुझे एक बार ये कोर्स पूरा, कम से कम 4 महीने में, अधिकतम सॉरी, पूरा कर लूंगा। उसके बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, ऐसे करके। और परीक्षा से पहले मैं एक बार, 15 दिन पहले एक बार फिर कोर्स पढ़ लूंगा। इस तरह से एक अच्छी प्लानिंग पहले आप करिए। प्लानिंग कर ली, प्लानिंग में क्या चीजें ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट 3 से 4 बार सिलेबस हो। प्लानिंग में क्या ध्यान रखना है कि खूब सारा रिवीजन हो। और प्लानिंग में क्या ध्यान रखना है कि खूब सारी प्रैक्टिस हो। क्योंकि बिना रिवीजन और प्रैक्टिस के कभी भी कोई भी विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको फ्रूट नहीं मिल पाएगा। एटलीस्ट 3 से 4 बार, 5 बार पढ़ते हैं और उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हमें पता चल पाता है कि वास्तव में किस तरह से चीजें हैं वो परीक्षा में आती है और किस तरह से हम उसका उत्तर निकालने में सक्षम होते हैं। तो एक बढ़िया प्लानिंग कीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, अच्छे से पाठ्यक्रम का हर एक पॉइंट याद कीजिए कि पाठ्यक्रम में क्या है और क्या नहीं है। हमें टेक्निकल टीम कई बार बताती है कि सर 10 में से 5-6 फोन ऐसे होते हैं बच्चों के, कोर्स लिए हुए बच्चों के, जिनको ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है। मुझे बड़ा दुख होता है कि आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, और आपको नहीं पता कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं। पाठ्यक्रम अच्छे से पता हो और उसके बाद में एक सीमित सी लिमिटेड सामग्री जो है वो आप, जो है वो आपके, यूं कहिए कि सामग्री हो, और सामग्री कैसी हो, बहुत लिमिटेड हो। बहुत अधिक सामग्री नहीं, बहुत लिमिटेड सामग्री हो। कम से कम सामग्री आपके पास में होनी चाहिए ताकि आप उसको रिवीजन कर सको। तो देखो, पाठ्यक्रम बढ़िया पढ़ लिया, सिलेबस पढ़ लिया और उसकी सामग्री को चयन कर लिया, फिर भटकना नहीं है। क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे ना, जैसे लाइब्रेरी चले गए, लाइब्रेरी में पास बैठा हुआ बच्चा जो है वो आपको भटका देगा। वो कहेगा ये किताब काम की नहीं है, आप ये लेके आ जाओ। क्यों? वो कौन तय करने वाला? वो तो खुद संघर्ष कर रहा है। उसको तो खुद को नहीं पता कि परीक्षा में कैसे पास करनी है। और अगर मान लो कर भी ली है, तो जरूर थोड़ी किसी ने परीक्षा पास कर ली वो सबसे वो बताएगा, वो सारा सही बताएगा। हमने तो टॉपर्स को बिकते हुए देखा है। यहाँ तक कि लोग सिलेक्शन के बाद अलग भाषा बोलनी शुरू कर देते हैं, पढ़ते कहीं और से, बताते कुछ और है। और मैंने चयनित स्टूडेंट्स जितने भी हुए हैं, हम बहुत नज़दीक से उनको नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि पढ़ क्या रहे होते हैं, नौकरी के बाद वो क्या अलग ही बताते हैं। तो क्यों भरोसा करना किसी के ऊपर? आपने अगर सामग्री अपनी चयन कर ली है, तो उसको भगवान मानिए और उसके ऊपर आप अंधे तरीके से लग जाइए। फिर अगर आप डाइवर्ट होते हैं, कोई भी आके एक लाइब्रेरी में आपके सहपाठी आपको डाइवर्ट कर रहा है, तो फिर हो गया काम, आप परिपक्व और समझदार विद्यार्थी तो नहीं है। ये कर लिया। उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद इस योजना को लागू करना है, और इतना तरीके से करना है कि आपकी योजना जो है वो ढंग से लागू हो। और अगर ढंग से योजना लागू हो गई, परीक्षा तक लगे रहना है, तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाओगे। और जितना इस मार्केट से दूर रहेंगे उतना आपको फायदा होगा। अब इन सब चीजों के साथ साथ में और क्या बातें ध्यान रखनी है, ये तो आपको करना ही है। इसके अलावा हर दिन जब प्लानिंग करो, तो हर दिन कौन सी और बातों को ध्यान रखना, जैसे आ, सबसे पहले होता है पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ना, पाठ्यक्रम पूर्ण करना। लिमिटेड सामग्री से आपने पाठ्यक्रम पूर्ण किया, आपके दिन का हिस्से में कम से कम पाठ्यक्रम पूर्ण करना, ये तो होना ही चाहिए। अब जैसे सुबह उठे, 5-6 घंटे आपने बढ़िया से सिलेबस पढ़ा, अब एटलीस्ट दिन में 1-2 घंटे प्रैक्टिस होनी होनी चाहिए। हर दिन पाठ्यक्रम पढ़ने के साथ साथ 1-2 घंटे, एटलीस्ट 1-2 घंटे प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस हेतु आपको क्या करना है, पीवाई क्यूज ले आओ, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जितने भी आते हैं मार्केट से ले आओ। और हर दिन एटलीस्ट 1-2 घंटे आपको क्या करना है, एक एक प्रश्न लिया और उसके ऊपर एनालिसिस करना है। देखो, सॉल्व नहीं करना, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे प्रश्न आपने पढ़ा, प्रश्न पढ़ने के बाद पहले ऑप्शन मत देखो, आप खुद से आंसर निकालने की कोशिश करो कि इसका उत्तर क्या है। उत्तर निकाला, नहीं निकल रहा है, फिर ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखने के बाद दूसरे ऑप्शन पे भी सोचो कि ए क्यों नहीं हो सकता, बी क्यों नहीं हो सकता, सी क्यों है, डी क्यों नहीं हो सकता। इस तरह से चारों विकल्प
पे थोड़ा थोड़ा पूरा दिमाग लगाओ आप, तो आप 1-2 घंटे में मुश्किल से 30-40 प्रश्नों को बढ़िया से सॉल्व कर पाएंगे। और एटलीस्ट हर दिन आप में इतना होना चाहिए, क्योंकि जितने अधिक प्रश्नों को आप एनालिसिस करोगे, इससे एक तो आप मैच्योर हो जाओगे, परिपक्वता जैसे अपन कह सकते हैं। आपको पता लगने लग जाएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्नों की भाषा को कैसे समझना है, प्रश्नों का उत्तर कैसे निकालना है। आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न को अटेंड कैसे करना है, कौन से प्रश्न छोड़ने योग्य होते हैं, किस विषय वस्तु से किस जगह जाके आपको पढ़ना है ताकि प्रश्नों का उत्तर अच्छे से निकल सके। आप जितने अधिक एनालिसिस करोगे उतना आप कंटेंट को ठीक से डाइजेस्ट कर पाओगे कि कौन सी विषय वस्तु अपने पढ़ने योग्य है और कौन सी विषय वस्तु छोड़ने योग्य है। जितना अधिक एनालिसिस होगा उतना ही आपको अपनी पाठ्य वस्तु के ऊपर या जो आपके पास में आपकी जो सामग्री है उस पर आपका भरोसा बढ़ता जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बहुत जरूरी होता है एनालिसिस करना, और डेली 1-2 घंटे। मैं तो कहता हूँ टेस्ट सीरीज इतनी जरूरी नहीं है जितना पुराने प्रश्न जो है। पुराने प्रश्न का तात्पर्य ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो केवल फर्स्ट ग्रेड के। अरे पुराने प्रश्न का तात्पर्य है जैसे आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के जितने भी पेपर है, चाहे यूपी ने लिया हो, चाहे मध्य प्रदेश ने लिया हो, चाहे यूजीसी ने लिया हो, सारे पेपर्स लाइए और उनका एनालिसिस करिए। एटलीस्ट दिन में 1-2 घंटे तो ये काम करना ही चाहिए। जितना ज्यादा एनालिसिस होगा उतनी आप में मैच्योरिटी आएगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़िया आएगी, और यही आपको समझदार बनाएगा। बाकी आप मूर्खों की तरह अगर पूरे दिन नोट्स या किताब में पढ़ ही रहे हो, उसकी अगर एनालिसिस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो ये वो बात हो जाएगी कि गाड़ी के सारे नियम आपको आते हैं चलाने के, लेकिन आप ड्राइवर नहीं बन पाओगे। ड्राइवर तभी बन पाओगे जब आप सीट पे बैठ के उसकी प्रैक्टिस करोगे, एनालिसिस करोगे, तब जाके आप ड्राइवर बन पाओगे। स्विमिंग के नियम मुझे सब पता है, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। इंग्लिश की ग्रामर के रूल्स हमें पता होते हैं, लेकिन हम इंग्लिश नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी वो प्रैक्टिस नहीं है। वो सेम बात यहाँ पे भी लागू होती है। अब क्रिकेट के नियम पता होने से आप अच्छे क्रिकेटर नहीं हो सकते। उसी भांति अगर आपको अच्छा करना है एग्जाम हॉल में, तो पढ़ने के साथ साथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस पीवाई क्यूज कीजिए। जितने भी पीवाई क्यूज मार्केट में आते हैं आपने रूम में रखिए, और जैसे ही टॉपिक पूरा हुआ आप ये काम दिन में, मैंने कहा दिन में 3 चीजें जरूरी है। एक तो ये पाठ्यक्रम पूर्ण करिए, आप अपने रणनीति से चलिए कि भाई 2 घंटे ये पढ़ रहे हैं, 3 घंटे वो पढ़ रहे हैं, वो ठीक है, चल रहा है। मेजोरिटी ऑफ टाइम इसको दे दो, 5-6 घंटे दे दिए, बट 1-2 घंटे आपको पीवाई क्यू को देने हैं। अब आप मुझे कहोगे कि सर पीवाई क्यूज हम कर लेंगे, हम सर एनालिसिस भी कर लेंगे और हम ये सब चीजें कर लेंगे, लेकिन कौन सा पीवाई क्यूज करें? जिस सुबह जैसे आपने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में आपने जैसे मिडाइवल पढ़ा है, तो शाम को एनालिसिस मिडाइवल का ही करे या किसका करे? तो मेरी रणनीति ये रहा करती थी, जैसे मान लो कि जनवरी है, जैसे मान लो, ठीक है, और जनवरी में जैसे मैंने आधुनिक भारत और विश्व इतिहास पढ़ा, और फरवरी आया, फरवरी में जैसे मैंने मध्यकाल शुरू किया मान लेते हैं, तो मैं फरवरी के अंदर जो एनालिसिस करूंगा वो करूंगा आधुनिक भारत और विश्व का। क्यों? क्योंकि मेरे वो पूरा पढ़ा हुआ है और मैं पूरी फरवरी उसका एनालिसिस करता रहूंगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फरवरी में मध्यकाल और एक और पार्ट ले लो, राजस्थान का ले लो, इसका तो मेरा पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा, और साथ साथ में जनवरी का पढ़े हुए का पूरा एनालिसिस होता रहेगा। और अब ये एनालिसिस करोगे तो इसका रिवीजन अपने आप साथ में होता जाता है। फिर जब मैं मार्च में 2 नए पोर्शन लूंगा तो जनवरी और फरवरी का फिर मैं फरवरी के रिवीजन और एनालिसिस पे बल दूंगा। इससे क्या होता है कि आप एनालिसिस प्रश्नों का जब करते हो तो जो आप पूरा पोर्शन पढ़ चुके हैं, जो छोड़ चुके हैं, जैसे मान लो कि पॉलिटिकल साइंस, जैसे कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, अब जैसे वो, जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर में वो भूगोल और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, सितंबर में मान लो उसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ के छोड़ दिया, तो अक्टूबर में जरूरत इस बात की रहती है कि अक्टूबर के अंदर वो पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस करे, प्रश्नों को मिलाए। इससे क्या होगा कि 2 सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम चल रहा है और साथ में पीवाई क्यू पुराने वाले के चल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि साथ में बने रहोगे आप। तो इस हिसाब से कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट मैं कह रहा हूं कि 10 बार सिलेबस पाठ्यक्रम पढ़ ले और उसने अगर पीवाई क्यूज नहीं की और उनका अगर एनालिसिस नहीं किया है, तो बहुत संभावनाएं हैं कि परीक्षा हॉल के अंदर गलतियां करके फेल होगा।
ये तय बात है। भले आप दुनिया की सारी टेस्ट सीरीज दे दो, जब तक ये एनालिसिस नहीं होगा। अरे बच्चे तो क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि प्रश्नों को देखते हैं, सीधा पीछे पेज मोड़ के उत्तर देख के लगा के चल जाते हैं। क्यों लापरवाही कर रहे हो ये? अरे एनालिसिस ये नहीं होता, प्रश्न के ऊपर जान लगाइए आप उत्तर निकालने की, तभी समझदारी आएगी, तभी दिमाग के ऊपर जोर डाला जाएगा कि क्या क्या चीजें याद करने की कोशिश की जाएगी। और आज की तारीख में मैं हमेशा कहता हूं कि मेहनती बच्चों की कोई कमी नहीं है। आपकी मेहनत पे मुझे कोई डाउट नहीं है, बट मुझे डाउट इस बात का कि आप ये चीजें नहीं करते। ये चीजें आप नहीं करते। और मैं बताऊं, हम लोग जब तैयारी करते थे, मेरा जो ग्रुप पढ़ता था, ईमानदारी से कह रहा हूं, हम लोग ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन 20-30 प्रश्नों का बढ़िया से डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया हो। जैसे कोई सिंपल प्रश्न आ गया हमारे सामने, तो वो भी देखते थे कि इसके उत्तर में ये क्यों नहीं है, ये क्यों है। एक एक ऑप्शंस के ऊपर पूरी माथापौड़ी करते थे, 5-7 मिनट एक ऑप्शन को देते थे। और एक परिणाम ये निकलता था कि 1-1.5 घंटा, वो 1-1.5 घंटा कौन सा लेते थे हम? भोजन बनाते वक्त ले लिया, या बहुत पढ़ाई में मन नहीं था उस समय, या फिर खेल के आए थे या खेलने जा रहे हैं उस समय, थोड़ा 1 घंटा पहले मन नहीं है पढ़ने का, उस समय हम एनालिसिस का काम करते थे। और एनालिसिस के लिए हमने तय कर रखा था कि जो पोर्शन हम पूरा पढ़ के साइड में रख चुके हैं उन्हीं को एनालिसिस करेंगे। अभी जो करंट का पढ़ रहे हैं, जैसे सुबह आपने आधुनिक बात पढ़ा, शाम को अगर आप एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस हो ही जाएगा, क्योंकि दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। सुबह पढ़ा है तो शाम को सारे उत्तर आराम से निकलेंगे। ये एनालिसिस नहीं है। जनवरी का पढ़ा हुआ का एनालिसिस फरवरी में करो, और फरवरी वाले का एनालिसिस मार्च में करो, और मार्च में जो पढ़ रहे हो उसका एनालिसिस अप्रैल में करो। पूरा कोर्स हो जाता है, फिर वापस उसको इस हिसाब से घुमा दो। तो एटलीस्ट एक दो, और ये कौन से एनालिसिस करने, ये योजना आपको बनानी है। बट ध्यान इस बात का रखना है कि सुबह पढ़े हुए का शाम को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ये एनालिसिस की आवश्यकता एटलीस्ट 15-20 दिन बाद में होनी चाहिए। इससे क्या होगा, पुराना सब्जेक्ट भी कनेक्ट रहेगा जो आपने पहले 1 महीने पहले पढ़ा है, और नए वाला भी साथ साथ में पढ़ते रहोगे। तो एक तो ये चीजें करें, इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, और आपको वो पॉइंट जो है ना, क्योंकि किसी भी परीक्षा में 50-60% सवाल जनरली रिपीट होते हैं। जनरली कह रहा हूँ, कोई अब आप कहोगे सर पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं हुआ। अब देखो हर जगह ये बातें लागू नहीं होती, एक्सेप्शनल्स आर देयर्स, हर जगह होते हैं। परंतु मोस्टली ये होता है कि 50-60% सवाल इतिहास जैसे विषय में, भूगोल में मैं देखता हूँ रिपीट होते हैं। अब आप अगर इनका इतना बढ़िया एनालिसिस करोगे ना, तो किसी भी विषय की जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं वो कंठस्थ हो जाते हैं। और मेन पॉइंट कंठस्थ हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ बिंदु ही आपको याद करने पड़ते हैं, तो परीक्षाओं को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी थी। आज की जनरेशन ये सबसे कम करती है, और अगर आप ये कर रहे हैं तो आप बहुत अधिक बेरोजगार नहीं रहने वाले। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, जो मैंने ये पीवाई क्यूज एनालिसिस का जो तरीका बताया, अगर आप ये कर रहे हैं ना, तो निश्चित तौर पे आप बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं। और तीसरी बात, रिवीजन। एक स्टूडेंट को अपने दिन के अंदर एटलीस्ट ये 3 चीजें शामिल होनी चाहिए, तभी ये लंबे समय तक याद रह पाएंगे, तभी रिवीजन मैनेज हो पाएगा, और तभी आप किसी भी परीक्षा को अच्छे से पास कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ टिल एग्जाम तक आप लगे रहते हैं। तो अब इसको कैसे मैनेज करना है, देखो। अब आपको पीवाईक्यू की तो बात होगी, 1-2 घंटे आपने इसको दे दिए, 5-6 घंटे आपने पाठ्यक्रम को दे दिए, है ना। पाठ्यक्रम पूर्ण करने का मतलब क्या होता है कि जो भी सिलेबस है, 100% सिलेबस है, उसको पढ़ना। जैसे आप, जैसे मान लो अध्यापक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अध्यापक का जो सिलेबस है उसको 5-6 घंटे देना, जिसमें आपने 3 सेगमेंट ले लिए। और इसमें ही ध्यान रखना होता है कि जब भी आप पाठ्यक्रम पढ़ो तो कम से कम 50-60% सिलेबस एक साथ लेके चलो, ताकि क्या होता है, कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं तो क्या होता है, जैसे कोई सामाजिक की तैयारी कर रहा है, अब पूरे दिन लोक प्रशासन पढ़ रहा है, और 10 दिन लोक प्रशासन पढ़ी, फिर समाज शास्त्र शुरू की, अब ऐसे करते करते वो 8वें सब्जेक्ट तक जाएगा, तब तक वो पहले वाला भूल जाता है। तो कोशिश ये करो कि एटलीस्ट, जैसे 500 का है आपके सिलेबस टोटल मार्क्स का, तो 500 में से कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लगभग 300-350 का सिलेबस डेली पढ़ें, लेके चलें साथ में। तो इससे क्या होता है कि 300 का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में 300 कर लो, दूसरे दिन में 300, 2 दिन में कोर्स पूरा, वो नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे 300 का सेकंड पेपर है सामाजिक का, अब उसमें
40 की इतिहास आती है, 40 का भूगोल आता है, 40 का जैसे इकोनॉमिक्स, मतलब मोटा मोटा ये ऐसे 120 के आसपास का है। तो ये अगर आप दिन में ये 3 पोर्शन पढ़ रहे हैं तो ये 40% ये हो गया। और कुछ फर्स्ट पेपर का पढ़ रहे हैं तो 60% हो गया। ये 60% एक साथ लेके चलिए आप। कुछ बच्चे पूरा 100% लेके भी चलते हैं, तो 100% लेके चलने में थोड़ी दिक्कतें होती है। तो पाठ्यक्रम पूर्ण कीजिए और इसमें कोशिश करिए 50-60% एक साथ लेके चलो। ऐसा नहीं हो 10-20% लेके पूरा महीना पढ़ो, फिर वो बहुत गलत प्लानिंग हो जाती है। 1-2 घंटे एनालिसिस कर लो। अब बात आती है रिवीजन की। अब रिवीजन किस समय करें, क्योंकि 6-7 घंटे पाठ्यक्रम पूर्ण करने में चले जाते हैं, 1-2 घंटे इधर चले जाते हैं, तो व्यक्ति में 8-10 घंटे क्वालिटी टाइम पढ़ाई होती है। इससे अधिक वैसे होती नहीं है। और इससे अधिक कोई बैठता है तो वो कोई या तो यूनिक हो सकता है या दिखावा कर रहा होता है। बाकी जनरली 10 घंटे से अधिक पढ़ाई मैंने मेरे से तो कभी हुई नहीं, और मैंने किसी को करते हुए मेरे किसी साथियों को मैंने देखा नहीं। और फिर भी कोई कर रहा है तो फिर कोई ऐसा अपवाद हो सकता है। बाकी दिमाग की क्षमता है ना, वो 8-10 घंटे की है। तो इससे अधिक फिर वो ठीक है, बैठे रहो बल्ली बड़ी, याद होता नहीं है इतना, मैंने नोटिस किया है। अब आप मुझे कहोगे सर ये दो चीजें तो हमने बढ़िया से कर ली, फिर रिवीजन हम कब करें, टाइम ही नहीं मिलता। तो रिवीजन के लिए 2-3 ऑप्शन है हमारे पास में। हम क्या कर सकते हैं, जैसे सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र ऐसे पढ़ लिया बढ़िया, शनि रवि 2 दिन बढ़िया रिवीजन कर लिया कि पीछे 4 दिन क्या पढ़ा था। एक ये तरीका हो सकता है 5-2 का, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि 5 दिन सप्ताह में पढ़ लो, 2 दिन रिवीजन कर लो। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि 3 सप्ताह पढ़ लो, लास्ट चौथे सप्ताह महीने भर के अंत में बढ़िया पूरा एक बार देख लो वापस कि पिछले पिछले 3 सप्ताह में हमने क्या पढ़ा। या 20-25 दिन जो पढ़ा उसको लास्ट में 4-5 दिन कर लो। तो 3 सप्ताह पढ़ लो, चौथे सप्ताह रिवीजन कर लो, और एनालिसिस साथ में चलते रहने दो। ये किया जा सकता है। और डेली रिवीजन का कोई मतलब, आप सुबह पढ़ो शाम को रिवीजन करो, ये तो फिर मूर्खता है, कोई मतलब नहीं है। हाँ ये है कि 5 दिन वीक में पढ़ लिए, 2 दिन रिवीजन कर लिया इन 5 दिनों का। या फिर ऐसे कर लो 21 दिन जो पढ़ा लास्ट, या 21-22 जो भी 3 सप्ताह पढ़ा, वो लास्ट चौथे सप्ताह में उसका पूरा रिवीजन कर लो। तो इससे क्या होता है कि सारे कंटेंट जो है ना वो बेसिकली आपके घूमते जाएंगे। कोशिश ये करनी है कि कोई भी विषय वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने से अधिक बिना रिवीजन की ना रहे, लगभग नज़रों के सामने एक बार आ जाए। हालांकि शुरुआत में ये दिक्कत आती है जब अपन नया नया पाठ्यक्रम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन 1-2 बार कोर्स पढ़ने के बाद में ये समस्या फिर नहीं आती। फिर आपको 1-1.5 महीने के अंदर लगभग लगभग सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती है। तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं ना तो बढ़िया अच्छा हो जाता है। अब मैं जब बच्चों से बात करता हूँ और जब उनकी असफलता के कारणों को समझने की कोशिश करता हूँ, तो मैं 2-3 चीज़ें पाता हूँ। पहली चीज़ सिर्फ ये मेहनत की कमी कभी नहीं पाई मैंने। पहली चीज़ ये पाता हूँ कि ये प्रश्नों का एनालिसिस नहीं करते डेली, जो कि 1-2 घंटे करना चाहिए था। और वो भी उसका करना चाहिए था जो पार्ट पूरा कर चुके हो, उसका आगे करना चाहिए। ये हम नहीं करते। दूसरी जो मैंने कमी देखी वो ये देखी कि हम मटेरियल बहुत अधिक लेके आ जाते हैं, तो उसको फिर हम ना तो समेट पाते हैं और ना उसके शॉर्ट नोट्स कर पाते हैं, और फिर लास्ट में 15 दिन में एक रिवीजन होता नहीं। जबकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि परीक्षा से 15 दिन पहले एक शानदार रिवीजन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो बहुत कन्फ्यूजन होगा और एक्यूरेसी बहुत डाउन हो जाएगी। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हमारे पास में सामग्री बहुत अधिक हो गई है, ये नहीं रखनी है, लिमिटेड सामग्री रखिए। और हो सके तो उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, नहीं भी बनाते हो तो सामग्री को भी इतनी बार पढ़ लो कि लास्ट में 15 दिन आप पढ़ सकते हो। शॉर्ट नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि लास्ट में 15 दिन में एक बार पूरा रिवीजन कर सको। अगर किताबों को भी आप 5-7 बार पढ़ लेते हैं, छोटी किताबों को, बड़ी किताबें तो फिर लास्ट 15 दिन में रिवीजन बहुत मुश्किल हो जाता है, वो आपको देखना है। ये दूसरी गलती हम ये करते हैं। तीसरी गलती हम क्या करते हैं, भटकते बहुत है। हमें सुबह हमारा माइंडसेट अलग काम करता है, शाम को अलग करता है। कोई तीसरी परीक्षा आती है हम भटक जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि आज आपने तय कर लिया तो फिर उस पर अडिग रहे परीक्षा तक, 1 साल परीक्षा हो चाहे 1.5 साल बाद परीक्षा हो। मार्केट आपको भटकाना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इतने कमजोर है कि आपको कोई भी भटका रहा है, तो आप उन सारी दुनिया से बाहर हो जाइए, उस एपी सेंटर से बाहर हो जाओ आप। और आप किसी बाहर कोर एरिया में मत रहो, कोर एरिया मत रहो, बफर एरिया में चले जाओ। कोर एरिया क्या होता है, जैसे जयपुर चले जाओ। जयपुर के अंदर जैसे रिद्धि सिद्धि सर्किल है ना, ये गुज्जर थड़ी वगैरह, ये कोर एरिया है। अगर यहाँ पे आप बैठ के तैयारी कर रहे हैं ना, तो मान के चलिए कि आप भटकेंगे यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे ज्ञान देने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। और अगर आप इतने कमजोर है कि किसी के भी ज्ञान को सुन के लागू कर रहे हैं,
मानसिक रूप से, तो इस कोर एरिया से बाहर आके आपको इस बफर एरिया में आ जाना चाहिए, जहाँ घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या होगे, अकेले पड़ जाओगे और आराम से इन पैटर्न से चलते रहो, नौकरी लग जाएगी। नहीं तो यहाँ पे तो आप केवल और केवल अड्डों पे बैठ बैठ के बहस ही कर सकते हो। और यहाँ पे अब आप मुझे कहोगे सर आप बाढ़ में बैठे बैठे ये कैसे कह सकते हो, मुझे पता है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ हैं, मैं बात करता हूँ विद्यार्थियों से, मैं सुनता बहुत अधिक हूँ, केवल वीडियो आती तभी मैं बोलता हूँ, बाकी मैं सुनता ही हूँ। और मुझे सब पता है कि क्या होता है, क्योंकि एक दौर हमने भी यहाँ गुजारा है। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो कोर सेंटर से बाहर आइए, बफर सेंटर में चले जाइए, जहाँ पे कम से कम भीड़ होगी, और वहाँ पे बैठ के शांति से अपने कंटेंट को लेके इस पैटर्न से चलिए। 1-2 साल बढ़िया मेहनत करोगे तो नौकरी लग जाएगी, ये सीटों की शिकायत रहेगी नहीं। नहीं तो कम सीटों का वगैरह का सब चलता रहेगा। ठीक है। अब आप मुझे कह सकते हो सर 25,000 तैयारी करने वाले हैं, सीरियस तैयारी करने वाले, सीट 1000 होगी तो 24,000 तो बाहर होना ही है। सही बात है। और मैं ये मानता हूं कि पास होने वाला और सीरियस तैयारी करके फेल होने वाला दोनों का लेवल बराबर है। ध्यान से सुनना, पास होने वाला और सीरियस तैयारी करने वाला, सीरियस तैयारी करके फेल होने वाला, दोनों का लेवल बराबर है। फिर चयन किस बेस पे हुआ है? चयन हुआ समझदारी के बेस पे। जो पास हो गया उसने बहुत प्रैक्टिस करी है और थोड़ा बहुत उसका नसीब भी होता है, सीधी सी बात है। और जो फेल हुआ उसने या तो प्रैक्टिस नहीं की, एनालिसिस नहीं की, कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से वो बाहर हो गया, लेकिन वो बाहर ज्यादा समय तक रहेगा नहीं, वो फिर अगली वैकेंसी में हो जाएगा। ये बहुत तय बात है। और एक मैं कहता हूँ कई बार मैं भाषण में बोलता हूँ कि जो बच्चे सब जगह दिखते हैं ना, ये कोर एरिया की बात है, जो बच्चे सब जगह दिखते हैं वो लास्ट फाइनल पीडीएफ की अंदर जो रोल नंबर आते वहां नहीं दिखते। और जो कहीं नहीं दिखते हैं वो लास्ट के अंदर जो रिजल्ट की पीडीएफ आएगी उसके रोल नंबर में दिखते हैं। तो आप देखना, जो बहुत पॉपुलर लोग हैं, जो बहुत ही छाए रहते हैं कि हम बहुत ब्रिलियंट है, इसका तो पक्का ही सिलेक्शन है, वो बच्चा फेल होता है, क्योंकि वो सब जगह दिख रहा है ना, वो फिर लास्ट में नहीं दिखेगा रिजल्ट में। पास ऐसे ऐसे लोगों के नाम आएंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बात पहले कहीं नहीं दिखे, वो अब दिखेंगे। इसलिए इस लास्ट लाइन को ध्यानपूर्वक सुना है आपने तो जीवन में लागू करना और खूब मेहनत करना तरीके से, कोर एरिया से दूर रहते हुए, डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेंगे। आपको कोई फालतू शिकायतें नहीं रहेगी, और ईमानदारी से मेहनत करोगे तो उतना मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।